नोबेल पुरस्कार विजेता जे जॉगी ने मांसपेशियों की सक्रियता के पीछे दो रासायनिक तत्व खोजे हैं। पहला प्रोटीन सार्कटन, दूसरा मायोसिन। वे कहते हैं कि इन दोनों का संयोग मांसपेशियों में सक्रियता उत्पन्न करता है। यह दोनों प्रोटीन कहीं बाहर से नहीं आते, स्वतः ही पैदा होते हैं और उनके उत्पादन में इच्छा शक्ति का बहुत योगदान रहता है। आहार शास्त्र की दृष्टि से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा मांसपेशियों के पोषण के लिए आवश्यक है, पर साथ साथ इस खुराक को ग्रहण करने और आत्मसात करने की मौलिक क्षमता तो पहले से ही मांसपेशियों में होनी चाहिए। यदि वह न हो तो ऐसी खुराक भी कुछ विशेष कारगर नहीं होती। अधिक काम करने से यह मांसपेशियां भी थक जाती हैं। उन्हें समुचित विश्राम न मिले तो अधिक दौड़ाने पर थक कर गिर पड़ने वाले घोड़े की तरह वे भी गड़बड़ाने लगती हैं और अधिक काम करने की उतावली करने वाला सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लेने वाले लालची की तरह घाटे में ही रहता है। काम करने और विश्राम देने के संतुलन का ध्यान रखकर ही मांसपेशियों को स्वस्थ और सक्रिय रखा जा सकता है। कुछ पेशियां कभी भी विश्राम नहीं लेती। हृदय, मस्तिष्क, पाचन यंत्र, फुफ्फुस आदि का काम दिन रात निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी भी इनको छुट्टी नहीं मिलती। यह थकान ही मौत का कारण है। यदि बीच बीच में उन्हें विश्राम मिल जाया करे तो आयुष्य बढ़ाने में मांसपेशियों के लिए यह पुनः शक्ति संचय बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गहराई में क्यों जाया जाए? शक्ति के चेतना स्तर को अभी क्यों छुआ जाए? त्वचा और मांसपेशियों की सम्मिलित शक्ति का ही विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि इनका सम्मिलित स्वरूप ही किसी बड़े बिजली घर से कम नहीं है। शक्ति का मूल स्रोत है ऊर्जा। बिजली का उत्पादन ऊर्जा से ही होता है। भाप द्वारा कोयला जलाकर, तेल पेट्रोल से पानी को ऊंचे से गिराकर उसके वेग द्वारा और अब अणु शक्ति से बिजली पैदा की जाती है। यह ऊर्जा की ही विविध प्रतिक्रिया है। विद्युत उत्पादन का एक आधार रासायनिक क्रिया भी है। बैटरी इसी आधार पर बनती है। वोल्टा, एम्पियर, आर्स्टेड, फैराडे वैज्ञानिकों ने इस संबंध में नए आविष्कार किए हैं। किसी तंत्र के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक स्तर हैं। पदार्थों की गति के कारण उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा, रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा, वस्तुओं की स्थिति के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा कही जा सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा तत्व विद्यमान रहते हैं। उन्हें ईंधन कहते हैं। ऊर्जा एक से दूसरे रूप में रूपांतरित तो होती रहती है, पर उसका नाश कभी नहीं होता। यह रूपांतरण प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। रासायनिक पदार्थ जलते हैं और बैटरी से विद्युत उत्पन्न होती है। पैरों द्वारा घुमाए जाने पर साइकिल चलती है। यह पैरों की ऊर्जा का साइकिल की गति में रूपांतरण है। परमाणु ईंधन विखंडित होकर ही परमाणु शक्ति उत्पन्न होती है। बॉयलर के नीचे कोयला जला और ज्वलनशीलता ने ताप के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की। भाप बनी, उससे रेल चली। गैस बनी, उससे प्रकाश की बत्तियां जली। भाप टरबाइन, फ्लोरोसेंट लैंप, हीटर, रासायनिक मिश्रण, विद्युत जनरेटर की प्रक्रिया में ऊर्जा की शक्ति क्षमता को विविध प्रयोजनों के लिए विविध रूपों में कार्यान्वित किया जाता है। आजकल प्रोपेन गैस से चलने वाले ताप विद्युत उत्पन्न करने वाले
हल्के जनरेटर, टेलीविजन आदि छोटे कामों के लिए खूब प्रयोग होते हैं। दो विभिन्न प्रकार के धातुओं अथवा धातु मिश्रणों के तारों के सिरे यदि पिघलाकर जोड़ दिए जाएं और उनके सिरों को विभिन्न तापमान पर रखा जाए तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यह तार विद्युत है। कुछ धातुएं गर्म होने पर अपनी सतह में इलेक्ट्रॉन उभारती हैं। पास में कोई ठंडी वस्तु हो तो यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उस पर जमा हो जाते हैं। इस स्थानांतरण से विद्युत प्रवाह आरंभ हो जाता है। स्थानांतरण के मध्य भाग में धनावेश युक्त कणों वाली कोई गैस भर दी जाती है। इस प्रकार प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों के आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। इन दिनों मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स यानी कि चुंबकीय द्रव गतिज पद्धति विद्युत निर्माण में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। इसका आधार यह है कि धात्विक चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा की जाए। इसके स्थान पर यदि दूसरा प्रयोग किया जाए तो भी यही बल पैदा होगा। धात्विक चालकों के स्थान पर यदि गैसीय चालक प्लाज्मा का प्रयोग किया जाए और उस गैस को चुंबकीय क्षेत्र से होकर निकाला जाए तो विद्युत उत्पादन का वही प्रयोजन पूरा होगा। एक जस्ते की छड़, एक तांबे की छड़ यदि नींबू के रस में डाली जाए तो उनके बीच विभवांतर पैदा होता है और उससे उपकरणों में विद्युत प्रवाह चल पड़ता है। रासायनिक बैटरियां इसी पद्धति से बनती हैं। ईंधन सेल की पद्धति को न समाप्त होने वाली बैटरी पद्धति कहा जा सकता है। प्रयुक्त रसायनों की शक्ति जब समाप्त हो जाती है तब बैटरी अपना काम बंद कर देती है, पर ईंधन सेल का प्रवाह क्रम बंद नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से पानी की उत्पत्ति होती है। यदि वे दोनों गैसें लगातार मिलती रहे तो पानी का निर्माण अनवरत रूप से होता रहेगा। इसमें बाहरी और किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आधार पर यह शोध चल रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सम्मिश्रण की भांति या कोयला हवा अथवा पेट्रोलियम हवा के सम्मिश्रण से क्या ईंधन सेल बन सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में यह ईंधन सेल ही काम आता है। भारी चीजों की बड़ी दूरी तक उड़ान संभव ही नहीं है। ईंधन सेल का एक और स्रोत ढूंढा जा रहा है, वह है सूर्य ताप। साधारणतया सूर्य से गर्मी और रोशनी प्राप्त की जाती है। यूं साधारणतया वह भी काम की चीज है, पर उसमें जो अगली संभावनाएं विद्यमान है उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अणु भट्टियां और अणु रसायन बनाने के महंगे और खतरनाक झंझट में पड़ने की अपेक्षा सूर्य से शक्ति प्राप्त करके बिजली की आवश्यकता पूरी कर सकना शक्य हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर 1 वर्ग मीटर में 1400 वाट के करीब बिजली बिखेरती है। इस शक्ति का उपयोग जिस दिन मनुष्य के हाथ में होगा उस दिन ऊर्जा का विपुल भंडार उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। बैटरी क्षेत्र में एक नया प्रयोग न्यूक्लियर बैटरियां का अब जल्दी ही बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होने लगेगा। एक खोखला बेलन चारों ओर रहेगा, बीच में छड़ रहेगी। उस छड़ पर बीटा किरणों का उत्सर्जन करने वाले रेडियो आइसोटोप चढ़ा दिए जाएंगे। बेलन की सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे। छड़ और बेलन को तार से जोड़ दिया जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। लोह विद्युत का चुंबकीय विद्युत में रूपांतर सैद्धांतिक रूप से संभव माना गया है। अब उसके सरलीकरण के प्रयोग चल रहे हैं। बेरियम टाइटेनियम के रवे को यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म किया जाए तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन उपस्थित होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को यंत्रों द्वारा
विद्युत में रूपांतरण किया जा सकता है। चुंबक रूपांतरण का भी यही आधार है। शरीर को रासायनिक आधार पर विनिर्मित होने वाली बैटरी के समकक्ष रखा जा सकता है। इसके घटक ईंधन सेल कहे जा सकते हैं, जो मरण पर्यंत सूक्ष्म बने रहते हैं। जब तक जीवन है तब तक इस बैटरी की क्षमता समाप्त नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही ईंधन उपयुक्त समझा गया है। मनुष्य भी एक अंतरिक्ष यात्री है। वह अपने पिता के घर से इस मर्त्य लोक में महत्वपूर्ण शोध अथवा प्रयोजन पूरे करने आया है। उसे अपनी जीवन यात्रा के लिए ईंधन चाहिए। वह त्वचा और मांसपेशियों के रूप में स्पष्टतः मिला हुआ है। इतना ही नहीं, उसके पास और भी अधिक गहरे शक्ति स्रोत हैं, पर ऊर्जा के स्थूल रूप में इस मांस मिश्रित कलेवर को भी अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस शरीरगत ऊर्जा का चैतन्य प्राणियों पर प्रत्यावर्तन करके उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा प्रयोग जर्मन के डॉक्टर मैस्मर ने किया और उसे मैस्मेरिज्म नाम दिया। मैस्मेरिज्म के आविष्कर्ता है जर्मनी के डॉक्टर फ्रांसिस्कम एंटोनियस मैस्मर। वियना में उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पढ़ा और उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण शोध निबंध प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि अविज्ञात नक्षत्रों से एक तरल चुंबकीय पदार्थ इस धरती पर आता है और उससे हम सब प्रभावित होते हैं। इस पदार्थ का संतुलन यदि शरीर में गड़बड़ाने लगे तो शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि किसी प्रकार यह चुंबकीय संतुलन ठीक कर दिया जाए तो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर ठीक हो सकता है। इसका प्रयोग भी उन्होंने रोगियों पर किया और सफलता तथा ख्याति भी अर्जित की। वे लोह चुंबक को अपने शरीर की विद्युत से प्रभावित करते थे और फिर उस चुंबक को रोगी के शरीर से स्पर्श करा के उस अभाव की पूर्ति करते थे जो रोग का कारण थी। इसके लिए वे अपनी संकल्प शक्ति की साधना द्वारा अपना मनोबल तथा आवश्यक चुंबकीय विद्युत की मात्रा बढ़ाते थे। उनकी चिकित्सा प्रणाली में दूर से आने वाले मधुर और मादक संगीत का प्रयोग किया जाता था, ताकि रोगी को मानसिक एकाग्रता और भाव सांत्वना का लाभ मिले। अपने में शारीरिक विद्युत की मात्रा बढ़ना और उस लौह चुंबक के माध्यम से रुग्ण व्यक्ति को लाभान्वित करना, यही उनका चिकित्सा क्रम था। लाभान्वित रोगियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर कष्ट पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। यह हर रोज सैकड़ों तक पहुंचती। अमेरिका में इन दिनों कई चोटी के शल्य चिकित्सक इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे और सम्मोहन विज्ञान के आधार पर रोगियों को सेवा सहायता पहुंचा रहे हैं। महिलाओं की प्रसव पीड़ा कम करने में तो इन प्रयोगों को 100% सफलता मिली है। दर्द न होने के इंजेक्शन लगाने की अपेक्षा सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा कष्ट मुक्त स्थिति का लाभ देना उचित और हितकर समझा गया है। प्रसूताओं को भी यही उपचार अधिक उपयुक्त लगा है। डॉक्टर हार्थमैन बेहोशी की आवश्यकता से आधी मात्रा दवा देकर और आधा सम्मोहन का उपयोग कर अपना काम चलाता है। शल्य चिकित्सा के समय आवश्यक एनेस्थेसिया की मात्रा उन्होंने 50% घटा दी है। इससे रोगी अर्धमूर्छित भर रहता है। सम्मोहन के प्रभाव से उसे कष्ट बिल्कुल नहीं होता। कैडर्स अस्पताल में एक 4 वर्षीय लड़की के कान का ऑपरेशन होना था। उसमें 5 घंटे लगने थे। इतने लंबे समय दवाओं की बेहोशी पीछे घातक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए सम्मोहन के आधार पर ऑपरेशन करने का निश्चय किया गया। यह ऑपरेशन सफल रहा। इतनी देर तक इतना गहरा ऑपरेशन करने की इस सफलता ने इस विज्ञान की महत्ता को अब असंदिग्ध रूप से स्वीकार कर लिया है।
कैंसर की असहनीय पीड़ा किसी दवा से काबू में नहीं आती। कैंसर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जो नहीं बनती हैं वे अन्य कोशिकाओं के साथ फिट नहीं बैठती। उसका उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियो विकिरण आदि से किया जाता है, पर दर्द घटाने का उपचार उपलब्ध न होने से अब उस अभाव की पूर्ति सम्मोहन विज्ञान द्वारा की जाने लगी है और इससे रोगियों को बड़ी राहत मिली है। मस्तिष्कीय चोट, अर्बुद, सूजन, रक्तचाप, हृदय शूल, उन्माद जैसे कष्टों में सम्मोहन का उपयोग निरापद समझा गया है। कमजोर हृदय वालों पर क्लोरोफॉर्म जैसी दवाओं की हानिकारक प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए उनके ऑपरेशनों में भी सम्मोहन ही ठीक समझा गया है। डॉक्टर हार्थमैन ने इस उपचार से न केवल रोगी अच्छे किए हैं, वरन व्यसनी और बुरी आदत वालों की कूटेवें भी छुड़ा दी हैं। नशेबाज जो अपने को आदत से लाचार मानते थे, इस व्यसन से छुटकारा पा सके। बिस्तर में पेशाब कर देने वाले बड़ी उम्र के बच्चे भी इस व्यथा से छूटे। हृदय के संकुचन के समय यदि रक्तचाप 16 mm से अधिक हो और प्रकुंचन के समय वह 90 mm से अधिक हो तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में वायु क्षेमक कोष्ठ पर अधिक दबाव पड़ता है, रक्त संचार में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। यह क्रम कैसे रोका जाए? इसके लिए अन्य चिकित्सा इतनी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई जितना कि सम्मोहन सफल रहा। मांसपेशियों द्वारा उत्पादित और त्वचा तंतुओं द्वारा संचारित शरीरगत ऊर्जा को संकल्प शक्ति द्वारा एकत्रित करना और उससे किसी का कष्ट निवारण करना, यही मेस्मेरिज्म का प्रचलित प्रयोग है। पर यह आरंभ है, अंत नहीं। यह एक छोटा सा उपचार मात्र है। योग की तंत्र शाखा में इस शरीरगत ऊर्जा का उच्च स्तरीय उत्पादन और प्रयोग का विधान भरा है। यदि इस आधार पर इस शक्ति स्रोत से लाभ उठाया जा सके तो मनुष्य अपना और दूसरों का असीम हित साधन कर सकता है। शरीर के अवयवों के कार्यरत रहने से जीवन प्रक्रिया का संचालन होता है। इस मोटे तथ्य को सभी जानते हैं। शरीर शास्त्र के विद्यार्थियों को यह भी पता है कि नाड़ी संस्थान के संचालन में अचेतन मस्तिष्क की कोई सूक्ष्म प्रक्रिया काम करती है। उसी के आधार पर रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन के क्रियाकलाप अनायास ही चलते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और पलक झपकते पाचन तंत्र चालू रहने जैसे अगणित कार्यों की अति सूक्ष्म कार्य पद्धति अपने ढर्रे पर स्वसंचालित रीति से चलती रहती है।